नमस्कार मित्रों, मैं हूं शिवम सिंह और स्वागत है आप सभी का शिवम एकेडमिया के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। प्यारे मित्रों, साथियों, अनुजा आज हम एनसीईआरटी के क्लास 11 ज्योग्राफी के यानी भूगोल की कक्षाएं स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम भारत के भौतिक भूगोल के बारे में समझेंगे और जो पहला आपका अध्याय है वो अध्याय है भारत व भारत की स्थिति। ठीक है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम समझते हैं कि भारत और भारत की स्थिति क्या है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये प्रस्तावना है। प्रस्तावना में लिखा गया है इस इकाई से संबंधित स्थिति क्या है, विश्व में भारत का स्थान व आंतरिक जो संबंध है वो संबंध क्या है। चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा कि भारत की स्थिति क्या है। अध्याय 1, ठीक है, एनसीईआरटी का ये बुक्स है। आप देख पा रहे होंगे एनसीईआरटी के ओरिजिनल बुक से हम एक एक लाइन पढ़ेंगे और चीज़ों को समझाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए, अब लिखा है यहाँ पे, पिछली कक्षाओं में आप इस मानचित्र को देख चुके होंगे। आप भारत के मानचित्र को जरा गौर से देखिए और इसका अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दो शब्द आया है, दो वर्ड आया है। एक तो बेटा देखो अक्षांश, ये हमारा पृथ्वी है। जब पृथ्वी है तो ये वाली जो रेखाएं खींची जाती हैं पृथ्वी पे, दो काल्पनिक रेखाएं, इसको बोलते हैं अक्षांशीय रेखाएं। क्या बोलते हैं? अक्षांशीय रेखाएं। यानी जब पृथ्वी के जो समानांतर जो रेखाएं खींची जाती हैं, इस रेखा को बोलते हैं अक्षांशीय रेखाएं खींची जाती हैं। ठीक है, जब पृथ्वी पे ये लंबवत ऐसे इस प्रकार की जब रेखाएं खींची जाती हैं तो ये जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं उस रेखा को बोलते हैं हम देशांतर रेखाएं। क्या बोलते हैं? देशांतर रेखाएं बोलते हैं। दोनों बात क्लियर है। अब हम ये याद करेंगे, क्या आप इसके दक्षिणतम वो उत्तरतम अक्षांशों तथा पूरब भारत के पूर्वी व पश्चिमी देशांतर को चिन्हित कर सकते हैं? यदि हाँ तो भी हम मैप में हम आगे देखेंगे। भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक। अगर मैं यहीं पे अगर बात करूं, देखें तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, ठीक है, ये हमारा सबसे उत्तरतम बिंदु है और ये है हमारा जम्मू कश्मीर। ठीक है, और यहीं अगर हम बात करें, ठीक, तो यहाँ देखें ये है हमारा तो सबसे दक्षिणतम बिंदु, ये कन्याकुमारी वाला पार्ट है। और वहीं अगर बात करेगा तभी देखिएगा, ये वाला देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, और सबसे इधर वाला देखेंगे किससे पूरब में, तो ये हमारा जो पार्ट है वो पार्ट है आपका गुजरात का। ठीक है, अब फिर आगे आपसे ये बात कहेगा, ठीक है, जो इसकी जो दूरी है अगर इस तरह से देखें, किस तरह से बेटा, अगर उत्तर से दक्षिण देखें तो इसकी जो दूरी है वो 3214 किलोमीटर है। ठीक है, अगर हम देखें पूरब से पश्चिम तक, जो इसकी जो दूरी है वो 2933 किलोमीटर है। ठीक है, क्या ये बात तक यहाँ तक बात क्लियर है? चलिए ठीक है, आगे की फिर लाइन देखते हैं हम। ठीक है, हमारे देश की जो दक्षिणतम बंगाल की जो खाड़ी है वो 6, ठीक है, जो बंगाल की खाड़ी है वो 6 डिग्री 45 मिनट्स है। उत्तर अक्षांश के स्थान पर निर्धारित की गई है। ठीक है, हम उत्तर में देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में ये सारी चीजें निर्धारित करी। आइए हम इतने बड़े अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के परिणामों को थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। ठीक है, यदि आप भारत के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की गणना करें तो आप लगभग 30 डिग्री के अंतर पाएंगे, जबकि उत्तर से दक्षिण तक वास्तविक जो दूरी है वो 32 से 14 किलोमीटर है। वहीं पूरब से पश्चिम तक की जो दूरी है 2933 किलोमीटर है। इस अंतर का क्या कारण है, इसे जानने के लिए इस पुस्तक के, ठीक है, भूगोल के प्रयोगात्मक जो कक्षाएं हैं उसमें देखेंगे, अक्षांश और देशांतर के मध्य का अध्याय संख्या 3 देखेंगे। ठीक है, ये बुक वाली बात होगी, लेकिन हमने अभी तक आपको ये बता दिया। ठीक है, हमने ये भी बात कर ली कि यहां से, ठीक है, हाँ, ये देख इधर से अगर दूरी बात करें, ये उत्तर वाला बिंदु हो गया, ये दक्षिण वाला बिंदु हो गया। ठीक है, ये दक्षिण वाला बिंदु हो गया,
ये दक्षिण वाला बिंदु हो गया। तो इसकी जो दूरी है वो 3214 किलोमीटर है। और इधर से अगर दूरी देखें पूरब से पश्चिम तक, तो उसकी दूरी है 2933 किलोमीटर। क्या ये बात क्लियर है? यही बात कही गई है एनसीईआरटी में। ठीक है, अब देखें, यह अंतर इस तथ्य पर आधारित है कि ध्रुवों की ओर जाते समय दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती है। ये भी बात कह रहा है, यहां से ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी के ये अगर ये ध्रुव अगर बात करें तो ये है उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, ठीक है। और ऐसे देखिए, ये रेखाएं ऐसे कुछ खींची जाती हैं, ठीक। यह बात कह रहा है कि यह अंतर इस तथ्य पर आधारित है कि ध्रुवों की ओर समय दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती है। अब देखो बेटा, ये है हमारा पृथ्वी और ये रेखाएं ऐसी होती हैं, ठीक है, तो कुछ ऐसी होती हैं। तो जब हम ध्रुवों की ओर जब जाएंगे तो ये जो रेखाएं हैं, ठीक है, उनकी जो दूरी है वो घटती है, जबकि दो अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी हर जगह स्थिर रहती है। मतलब ये जो पृथ्वी है, ये जो रेखाएं खींची जाती हैं ये इक्वल होगा, ठीक है, ये बात कह रहा है। ठीक, दो अक्षांशों के बीच की दूरी स्थिर रहती है। दो अक्षांश के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब दो अक्षांशों के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अक्षांश रेखाओं के मानों तो ज्ञात कीजिए कि भारत का दक्षिणतम हिस्सा उष्णकटिबंधीय है और उत्तरी हिस्सा उष्णकटिबंधीय है अथवा कोण शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। यही स्थिति भारत की भूआकृति, जलवायु, मिट्टी के प्रकारों व प्राकृतिक वनस्पति में पाई जाने वाली भारतीय भिन्नता के उत्तरदायित्व है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा और स्पष्ट कर दूं, ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा भूमध्य रेखा है, ठीक है, और यहाँ से कर्क रेखा जाती है और एक मकर रेखा है नीचे जाती है, ठीक है। और जो सूर्य होता है वो इसी के बीच में क्या होता है, यही इसका लास्टम बिंदु है और इसका लास्टम बिंदु है, ठीक है। तो ये वाली जो डिग्री है, जो कर्क रेखा है, वो 23.5 डिग्री है, ठीक है। इसके ऊपर जो होगा ना, जब सूर्य की रोशनी ज्यादा पहुंचेगी ही नहीं, ठीक है, तो इधर ज्यादा ठंड पड़ेगी। तो आप देखते होंगे कि ये 23 डिग्री से ऊपर अब जाएंगे जो जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ ठंड ज्यादा पड़ती होगी। लेकिन हमारा जो दक्षिण वाला जो भाग है वहां पे गर्मी ज्यादा पड़ती है। कारण आप समझ गए होंगे कि जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही क्या होता है, सूर्य अपना चक्कर लगाता है, इससे ज्यादा ऊपर पहुंच जाता नहीं है, इसलिए कह रहा है। तो आप ये भी स्पष्ट कर चुके होंगे, ये वाला जो कर्क रेखा है, ऊपर वाली जो चीजें हैं अभी बात करेंगे, ठीक है। तो क्या है, भारत के उत्तरी हिस्सा उष्ण कटिबंधित है और दक्षिणी उष्ण कटिबंधित है, उष्मा ज्यादा मिलती है। यही स्थिति है कि भारत की भू आकृति, जो भारत की आकृति है, जो जलवायु है, जो मिट्टी के प्रकार है और जो प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं, उसमें बहुत ज्यादा अंतर पाया जाता है, ठीक है। आइए हम देशांतरी विस्तार और भारत के लोगों पर उसके प्रभाव का अध्ययन करें। देशांतर रेखाओं के मानों से स्पष्ट होता है कि इसमें लगभग 30 डिग्री का अंतर है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, ये हमारा पश्चिमी भाग और ये हमारा पूर्वी भाग, अगर इसके बीच में जो देशांतर रेखाएं हैं, इसके अगर बीच में अगर अंतर देखेंगे तो वो लगभग 30 डिग्री का अंतर आता है। अभी मैं देखूंगा, ठीक है। जो हमारे देश के पूर्वी व पश्चिमी भागों के समय में लगभग 2 घंटे का 30 डिग्री का अंतर है, ठीक है, और 2 घंटे का अंतर हमारे शो करता है, ठीक है। आप भारतीय मानक से पहले से परिचित हैं। भारतीय यमुनोत्तर का क्या उपयोग है जब उत्तर पूर्वी राज्यों में जैसलमेर की तुलना में सूर्य 2 घंटे पहले उदय होता है, जबकि डिब्रूगढ़, इम्फाल तथा देश के अन्य भागों में स्थित जैसलमेर, भोपाल अथवा चेन्नई में घड़ियां एक जैसा समय दिखाती हैं। ऐसा क्यों होता है? भारत के कुछ ऐसे स्थान के नाम लिखिए जिसमें मानक अंतर गुजरती है। अब देखिए भैया, जो हमारा भारत का मानक रेखा है, ठीक है, वो मैं अभी यहीं पे बात कर लूं, ठीक है। तो देखो, यहीं से हमारा, ठीक है, ये है
यही क्या करता है, यहीं से जो हमारा मानक रेखा है वहीं से गुजरती है। और ये उत्तर प्रदेश के जो मिर्ज़ापुर है, ठीक है, इलाहाबाद के आसपास के, वहीं से ये हमारी जो मानक रेखा है वो गुजरती है। ठीक है, तो ये बात क्लियर है यहाँ तक। तो जाहिर सी बात है कि जब अक्षांशीय रेखाओं के बारे में बात करते हैं तो उसमें कुछ न कुछ अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम भारत की राजनीतिक स्थिति को समझ लें और समझ लें कि ये जो मैप दिया गया है कैसे मैप किया गया है। ठीक है, तो देख लें, उत्तर में अगर बात करें तो ये लद्दाख, लद्दाख की राजधानी ले। ठीक है, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। ध्यान रखना, एक एक चीज मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, जम्मू कश्मीर के जस्ट नीचे जो सटा हुआ भाग है वो हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। और देखिए जस्ट इसके बगल में देहरादून, यानी हिमाचल से सटा हुआ आपका उत्तराखंड है, और ये हिमाचल से सटा हुआ पंजाब भी है, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। उत्तराखंड की राजधानी आपको देहरादून याद रखना ही। आपको ये भी बताना है कमेंट बॉक्स में करके उत्तर प्रदेश से कितने जिलों को काट के उत्तराखंड बनाया गया है और कब बनाया गया था। ठीक है, मैं देखूं तो यही हरियाणा, पंजाब से सटे हुए हरियाणा है, और उसी के जस्ट बगल में आपका दिल्ली पड़ता है। ठीक है, हरियाणा की राजधानी कहाँ है, चंडीगढ़ है, ये भी बात ध्यान है इधर। ठीक, अगर मैं देखूं तो इधर ये राजस्थान है, राजस्थान की राजधानी जयपुर। ये गुजरात है, गुजरात की राजधानी श्रीनगर, सॉरी गांधीनगर। ठीक, ये बीच में है आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। ये हमारा उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश की राजधानी है आपका लखनऊ। उत्तर प्रदेश से सटे हुए आपका बिहार, बिहार की राजधानी पटना, और बिहार से एक और राज्य बना, ठीक है, उसका नाम है झारखंड, और उसकी राजधानी है रांची। ठीक है, अब मैं बात करूं मध्य प्रदेश से एक और राज्य बना, उसका नाम है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ की राजधानी है आपकी रायपुर। ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। यहाँ गुजरात तक बात कर चुके थे, यही देखिए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की राजधानी आपकी मुंबई। ठीक है, तेलंगाना, महाराष्ट्र से सटे हुए तेलंगाना, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। ठीक है, और देखिए भाई, मुंबई यानी महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में आपका गोवा है, गोवा की राजधानी है पणजी। क्या है, पणजी। ठीक है, पणजी, ये ध्यान रखना है। कर्नाटक, कर्नाटक की राजधानी कहाँ है आपका, बेंगलोर। ठीक है, और देखें नीचे ये है केरल, और केरल की राजधानी कहाँ है, तिरुवनंतपुरम। क्या ये भी बात क्लियर है, माहे, यही पांडिचेरी देख लीजिए, बात चीजें हैं। ठीक है, ये हमारा लक्षद्वीप है, इधर देख लीजिएगा, ये कावरती है लक्षद्वीप की राजधानी। ठीक, ये तमिलनाडु है, और तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है, चेन्नई, यहाँ पे है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश की, सॉरी, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश की राजधानी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है। ठीक है, अब देखिए ये है हमारा, ठीक है, उड़ीसा, उड़ीसा की राजधानी आपका भुवनेश्वर। ये है हमारा पश्चिम बंगाल, कोलकाता, और कोलकाता किसकी राजधानी है, पश्चिम बंगाल की। ठीक है, अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं आपके सबसे जो पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग में देखिए ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। ये है आपका सिक्किम, सिक्किम की राजधानी गंगटोक। ठीक है, ये है मेघालय, मेघालय की राजधानी है शिलोंग। असम की राजधानी दिसपुर। यह ऊपर में देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। बगल में है नागालैंड, नागालैंड की राजधानी कोहिमा। मणिपुर, मणिपुर नागालैंड के जस्ट नीचे है, और उसकी राजधानी है आपकी कहाँ, इम्फाल। ठीक है, मिजोरम, मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजोल, और त्रिपुरा की जो राजधानी है वो कहाँ है आपका, अगरतला। ठीक है, यहाँ तक हमें उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, यही ध्यान रखना है, सारी चीज़ें मैं बताते, एक एक चीज़ बताते जा रहा हूँ। ठीक, ये है आपका, ठीक है, चीन, ये है आपका पाकिस्तान, ये है अफगानिस्तान यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपका बंगाल की खाड़ी, और इस साइड में आप देखेंगे तो अरब की खाड़ी। ठीक है, अरब सागर है। अब देखेंगे बेटा
कि ये नेपाल ये भी हमसे एक सीमा साझा करता है, ये है भूटान ये भी हमसे सीमा साझा करता है, ये है बांग्लादेश ये भी सीमा साझा करता है, ठीक है। ये है आपका म्यांमार ये भी हमें हमसे सीमा साझा करता है, ठीक। और देखें इधर है आपका श्रीलंका, श्रीलंका और नीचे आ जाएगा तो आपका मालदीव, इधर भी हमारी जो सीमा है बाउंड्री सीमा से लगती है। अब मैं बात कर लूँ यहीं पे जो सबसे अधिक बाउंड्री सीमा से शेयर करती है वो है बांग्लादेश, और कितना 4096 किलोमीटर ये सीधा तय करती है। वहीं अगर बात करें तो सबसे कम अगर कोई बात करता है तो अफगानिस्तान है जो लमसम में 108 किलोमीटर की जो सीमा है हमारे देश के साथ साझा करती है, ठीक है। लेकिन वो अभी कश्मीर ऑक्युपाइड वाली चीज़ों में है तो उसको ये देखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन भारत का हिस्सा है तो हम एक दिन तो ले ही लेंगे, उसमें कोई भी शंका नहीं है। तो ये बात क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको मैप के बारे में और समझा दूं, ठीक है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ठीक है। देखिए मैंने कहा कि ये चीन है भारत के जस्ट ऊपर देखिएगा, ये अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान, ये हमारा सुंदर सा भारत, ये है म्यांमार, ये है बंगाल की खाड़ी, ये अरब सागर, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो आप श्रीलंका, ठीक है, ये श्रीलंका देख लिए, ठीक। तो आप ये ऐसे सारी चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक। तो ये जो है मैप ना आप बहुत आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे तो आसान भाषा में समझ सकते हैं, ठीक है। मैं एक चीज़ यहाँ पे एक चीज़ बताना भूल गया कि भारत से एक कर्क रेखा होकर गुजरती है जो 23.5 डिग्री से होकर गुजरती है, उसमें कुल 8 राज्य हैं। जैसे देखेंगे यही रेखा है जो ये लाइन जा रही है, यही है, ठीक है। तो देखें कौन कौन से राज्य हैं, सीक्वेंस में याद रखिएगा कि अगर हम बात करें पश्चिम से तो गुजरात, देखें ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इतने 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। देखिए 7 8 हो गया ना, टोटल 8 राज्यों से होके गुजरती है। ये बात क्लियर है। अब चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ठीक है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में है, ठीक है। और जो विश्व के स्थलीय धरातल से 2.4% है। इस प्रकार भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो आपको कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना है कि सबसे बड़ा, ठीक है, देश कौन सा है विश्व में, और उसका एक सीक्वेंस आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है, ठीक है। भारत के आकार की इसी विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की गई है। अगर मैं देखूं तो उत्तर में पर्वत, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी जैसी बहुत बड़ी नदियां हैं। उत्तर पूर्वी और दक्षिण में वनाच्छित पहाड़ियां, जबकि मरुस्थल में रेत से विस्तृत फैलाव है। उत्तर में हिमालय आप देख पा रहे होंगे जम्मू कश्मीर वाला इलाके में, उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश, सुलेमान श्रेणियां, उत्तर पूर्वी में पूर्वांचल पहाड़ियों तथा दक्षिण में विशाल हिंद महासागर के सीमांकित एक बृहद भौगोलिक इकाई है जिसे भारतीय महाद्वीप कहा जाता है। इसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, भारत आते हैं, ठीक है। अगर ये पूछ दे कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं तो स्पष्ट रूप से एक क्वेश्चन बन सकता है जिसमें भारत तो ही है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, ठीक है। भूतकाल में हिमालय अपनी श्रेणियों के साथ एक मजबूत भौतिक अवरोधक की भूमिका निभा रहा है। खैबर, बोलन, सीप किला, नाथुला और बोमडिला जैसे कुछ पहाड़ी दर्रों को छोड़कर इसे पार करना मुश्किल था।
हिमालय पर्वत के भारतीय उपमहाद्वीप को एक अद्वितीय क्षेत्रीय पहचान स्थापित करने की सहायता की गई है। ठीक है, उसमें कुछ चीज़ें समझाने वाली नहीं, जहाँ समझाने वाली चीज़ें हैं मैं समझा दूंगा। भारत के भौतिक मानचित्र का हलवा देते हुए आप उन भौतिक विविधताओं को वर्णन कर सकते हैं जो कश्मीर से कन्याकुमारी और राजस्थान के जैसलमेर से मणिपुर में इम्फाल तक यात्रा करते समय आपके मार्ग में आएंगे। जब हमारे देश के विभिन्न राज्यों से आप होके जाएंगे, खास करके आप जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी की अगर यात्रा करते हैं, चाहे अगर बात करें गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश की यात्रा करेंगे, तो बहुत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। लोग कहते हैं कि 100 कोस पे वाणी बदल जाती है, भाषाएं बदल जाती हैं, वहाँ का कल्चर बदल जाता है, संस्कृति बदल जाती है, बहुत सारी चीज़ें परिवर्तन होता है। अगर आप भारत की विविधताओं को समझना चाहते हैं तो एक बार आपको जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा करनी चाहिए और गुजरात से लेके आपको अरुणाचल प्रदेश की यात्रा करनी चाहिए। तो भारत की जो विविधता है उसको आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। ठीक है, भारत एक प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है। जो प्रायद्वीपीय भाग है हमारा, मैं आपको दिखा दूं प्रायद्वीपीय भाग। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसको प्रायद्वीपीय भाग हम कहते हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय भाग से उभरा है। भारत की संपूर्ण तट रेखा द्वीप समूह, अगर तट रेखा की अगर बात करें, ये वाली जो इलाका है इसकी 7517 किलोमीटर तक विस्तृत है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। अतः एक देश के रूप में भारत भौतिक दृष्टि विविधतापूर्ण भूभाग है, जिससे यहाँ विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं, बहुत प्रकार की मिनरल्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। भारत की स्थिति की जांच करें, आप देखेंगे कि भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के रूप में विस्तृत दोनों भुजाओं हिंद महासागर के साथ सीमा बनाती है। प्रायद्वीपीय भारत की इस समुद्री स्थिति की वजह से ही भारत समुद्री व आय मार्गों द्वारा अपने पड़ोसी क्षेत्रों से जुड़ा है। मानचित्र को देखते हुए भारत के पड़ोसी देशों की एक सूची बनाइए। आप पड़ोसी देशों की एक सूची बनाएंगे और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि एक सीक्वेंस में लिखना है कि सबसे अधिक सीमा कौन साझा करता है, दूसरे नंबर पे क्या है, तीसरे नंबर पे क्या है, चौथे नंबर पे क्या है। ठीक है, श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में स्थित दो प्रायद्वीपीय देश हैं जो भारत के पड़ोसी हैं। हमने कहा था श्रीलंका भारत के मन्नार, जो श्रीलंका है वो मन्नार की खाड़ी और पाक जलसंधि द्वारा अलग होती है, ये भी याद रखना है। ठीक है, खाड़ी और जलसंधि में स्पष्ट आपको क्या करना है कि आप सोच सकते हैं कि आज के आधुनिक युग में दूरी और पड़ोसी देशों के अंतःक्रिया करने बाधक है। हमने इस प्रकार की भौतिक दूरियों द्वारा स्थापित किए गए घर्षण को तटस्थ समझा है। ठीक है, मैं आपको एक और बात स्पष्ट कर दूं, ठीक है, कि ये जो हमारा भारत है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ये देखना है, ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि ये वाली जो रेखा है और ये वाली जो रेखा है, ठीक है, तो ये वाली जो है कि आपको याद रखना है कि कहाँ से कितना डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि की विस्तार के संदर्भ बात करता है। तो आपको याद रखना है कि अक्षांश रेखाएं की बात कर रहा है, तो ये वाली रेखाओं की बात कर रहा है, ये वाली। ठीक है, तो ये कहाँ तक है, तो ये ध्यान रखना है 8.4 से लेके 37.6 पॉइंट तक ये फैला हुआ है। ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन नंबर सी है ये ध्यान रखना है। वहीं अगर मैं अक्षांशीय रेखाओं के बारे में बात करता हूं तो मैं आपको यही स्पष्ट कर दूं। ठीक है, देखिए यहां से लेके यहां तक अगर बात करें तो 37 दशमलव कुछ है,
और 8.4 है। वहीं अगर यहाँ से लेके बात करें तो यहाँ से आपको 67 से लेके 97 डिग्री तक का अंतर पा जाता है। ये वाली आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से पहला चैप्टर समाप्त हुआ। हमें उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि भारत की स्थिति क्या है, भारत के जो प्रदेश हैं उसके बारे में आपको समझे होंगे, उसके राजधानी के बारे में समझा। हमने देखा देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, भारत के जो मानक रेखा है वो कहाँ, जो भारतीय मानक रेखा है वो कहाँ से गुजरती है, भारत के पड़ोसी देश क्या है, सबसे अधिक सीमा साझा कौन करता है, ये सारी चीज़ें हम स्पष्ट रूप से देख चुके हैं। तब तक मिलते हैं एक नई वीडियो में, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पे।